नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। आने वाले दिनों में लैपटॉप महंगा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह सस्ता होगा। जनता का पुलिस पर क्यों उठ रहा है भरोसा, क्यों टूट रहा है पुलिस पर जनता का एतबार? पुलिस वालों पर हमले की खबरें पड़ रही हैं और मणिपुर से लेकर कैसे नूह तक ये सब घटनाएं हमें देखने के लिए मिली, लेकिन मणिपुर के लिए ही एक शांति का सुर भी छेड़ दिया है। ये भी आपको आज बताना है कैसे। सिग्नेचर स्टोरी में आज मुंबई से है। आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के सुसाइड केस में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने एक्शन लिया। 5 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हो गया है। सवाल मौत से कर्ज का है। कर्ज का जाल आपकी जिंदगी को जहन्नम कैसे बनाता है, इसे आज समझाएंगे आपको। पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए होती है। दिल्ली पुलिस का तो स्लोगन है सदैव आपके साथ, मगर अब वर्दी वालों और जनता के बीच भरोसे की डोर क्यों कमजोर होती दिख रही है? शहर शहर पुलिस पर हमले बढ़ गए हैं। पुलिस और जनता के बीच ये दूरी क्यों? खाकी से खुन्नस क्यों? आज एक्सक्लूसिव स्टोरी इसी पर है। आज बात सरकार के उस फैसले की होगी जिसमें आने वाले दिनों में लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट्स महंगे हो सकते हैं। ये फैसला क्यों हुआ? क्या मकसद मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है और चीन को डिमोट करना? पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आज ये आपको बताएंगे। मणिपुर में हिंसा जारी है, हालात बिगड़ रहे हैं। उपद्रवियों ने हथियार लूट लिए, मगर शांति के लिए कोशिशें हर लेवल पर हो रही हैं। एक प्रिंस तो सौहार्द के सुर छेड़ रहे हैं। बी पॉजिटिव में आज आपको उनसे मिलवाना है। आम खास सबका मर्ज, मौत वाला कर्ज पता नहीं चल पाता, कर्ज जानलेवा बन जाता है। नितिन देसाई ने आखिर फांसी क्यों लगाई? मौत का प्लान, भव्य सेट और टूटे अरमान। जीना कौन नहीं चाहता? जिंदगी किसे प्यारी नहीं होती? जवाब सीधा सा है, जीने का हक सबको है। नितिन देसाई को हो सकता है आप सीधे तौर पर ना जानते हो, सोच रहे होंगे कि क्यों बोलने लगा, पर आमिर खान की लगान तो आपको याद होगी, शाहरुख खान की देवदास भी याद होगी, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की जोधा अकबर जो थी वो भी याद होगी। ऐसी आलीशान और शानदार फिल्मों के सेट इन्होंने ही बनाए थे। अगर आपने ये फिल्में देखी हैं तो उनकी गहरी और अमिट छाप आप पर जरूर होगी। नितिन देसाई आर्ट डिजाइनर थे। 2 अगस्त को नितिन देसाई ने अपने स्टूडियो में फांसी लगा ली। पर ऐसा कौन करता है कि पहले एक आलीशान और भव्य सज्जा करे, सजावट बनाए और फिर वहीं अपनी जान दे दे, यानी फांसी लगा ले। जो सेट उन्होंने जिंदगी भर बनाए, पैसा कमाया, शोहरत कमाई, अवार्ड जीते, जहां बॉलीवुड के सुपरस्टार ड्रामा फिल्माते थे, नितिन देसाई का जाना भी ड्रामे से कम नहीं रहा। आत्महत्या इकलौता ऐसा अपराध है जिसमें कामयाब होने पर सजा नहीं दी जा सकती किसी को, क्योंकि वो बचता ही नहीं है जिसको सजा देनी हो। जो सजा उनके लिए होती है वो किसको मिलती है? उसके घर वालों को, उसके परिवार को, उसके समुदाय के लोगों को जो pीछे रह जाते हैं। इस खबर के जरिए हम ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप खुद या अपने आसपास ऐसा होता हुआ कुछ भी महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मदद लेने में कोई संकोच ना करें। जान है तो जहान है। नितिन देसाई सुसाइड केस में 48 घंटे बाद चौंकाने वाले तथ्य और बातें सामने आ रही हैं। बॉलीवुड की 4 मशहूर हस्तियों का नाम इस केस से जुड़ रहा है, जिनका जिक्र नितिन ने अपनी जान लेने से पहले एक सुसाइड मैसेज रिकॉर्ड करके छोड़ा, उसमें लिया है। चारों नाम उसी में हैं। वो हैं कौन और क्या नितिन ने वाकई ही उन्हीं के दबाव में आकर सुसाइड प्लान बनाया या सुसाइड को प्लान किया? सिग्नेचर स्टोरी में आज इन सवालों की पड़ताल करना बहुत जरूरी हो गया है। वह सपनों की दुनिया बनाने में माहिर थे जो असल की लगे। कहीं महल, कहीं किले, कहीं चबूतरे, बादशाहों के तख्त और झाड़ फानूस। ये वही एनडी स्टूडियो है जहां आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत का राज दफन है। बड़े चाव से नितिन ने यह स्टूडियो बनवाया था जो उनका दूसरा घर भी था।
2 अगस्त बुधवार के रोज नितिन इसी स्टूडियो में थे। पिछले कुछ दिनों से भव्य सेट बनवा रहे थे, लेकिन किसे पता था कि वो सेट किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि अपनी जान देने के लिए बनवा रहे थे। नितिन ने स्टूडियो में ही फांसी लगा ली और पीछे छोड़ गए एक रिकॉर्डेड सुसाइड मैसेज, जिसमें नितिन ने खुदकुशी क्यों की और किसकी वजह से की, इसका तफसील से जिक्र है। आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई आत्महत्या मामले में खालापुर पुलिस ने अब तक 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खालापुर पुलिस ने बताया कि नितिन देसाई की पत्नी नेहा देसाई की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। नेहा देसाई ने पुलिस को जानकारी में ये बताया कि ECL फाइनेंस कंपनी और एडलवाइज ग्रुप के पदाधिकारियों द्वारा हो रहे मानसिक दबाव के चलते जो नितिन देसाई है उन्होंने आत्महत्या की। मैंने एडवांस उसके इंस्टॉलमेंट भी एडलवाइज के दिए थे। अभी इतना बड़ा परसेंटेज लोन, दैट मीन्स 15% से वो लोग चार्ज करते थे। इतना हेवी इंटरेस्ट वो लोग चार्ज कर रहे थे। मेरे समझ में नहीं आया। बाद में वो लोन के ऊपर लोन के किसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता है, मगर वही अभी वो फ्रस्ट्रेट उससे ही थे। वो फ्रस्ट्रेट सुसाइड की वजह कर्ज भी बताया जा रहा है। नितिन और उनकी पत्नी नैना की कंपनी ने साल 2016 में 150 करोड़ रुपए का लोन लिया था। साल 2018 में भी उन्होंने 31 करोड़ रुपए का और लोन लिया था। वक्त पर कर्ज न चुकाने के चलते उन पर बोझ बढ़ता गया। नितिन पर 252 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया। नितिन छोटे मोटे आदमी नहीं थे। बेस्ट आर्ट डायरेक्टर के तौर पर 4 बार नेशनल अवार्ड जीत चुके थे। 2 दशक के करियर में नितिन ने बॉलीवुड के कई जाने माने फिल्म मेकर संग काम किया, जिनमें संजय लीला भंसाली, विदु विनोद चोपड़ा, राजकुमार हिरानी, आशुतोष गवारीकर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। नितिन पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन पीछे कई सवाल छोड़ गए जो बॉलीवुड को बेचैन कर रहे हैं। पहचानने वाला आदमी इस पे भरोसा नहीं करेगा कि उसने आत्महत्या की है या वो ऐसा कभी कर सकता है, ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। क्योंकि नितिन एक फाइटर था, छोटे मोटे प्रॉब्लम से डरने वाला या हार मानने वाला नहीं था। आर्थिक तंगी के बारे में कुछ जानकारी या किसी से मदद बाहर से कि थोड़ा कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन इस हद तक चल रहा है या किसी को पता नहीं था। डिप्रेशन से गुजर रहे थे इस बार में कोई? नितिन देसाई और डिप्रेशन का कोई संबंध नहीं है। वो डिप्रेशन में जाने वालों को वो खींच के बाहर लेता है। नितिन ने सुसाइड क्यों की, किसकी वजह से की, सवाल अब भी अनसुलझे हैं, जिनका जवाब पुलिस को तलाशना है। पड़ताल हमने भी की, जिसका नतीजा चौंकाने वाला है। नितिन देसाई सुसाइड केस में बड़ा एक्शन हुआ है। मुंबई के खालापुर पुलिस स्टेशन में 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। नितिन की पत्नी नेहा की शिकायत पर यह एक्शन लिया गया। नेहा ने पुलिस को बताया कि ECL फाइनेंस कंपनी और एडलवाइजर ग्रुप के पदाधिकारियों द्वारा कर्ज वसूली को लेकर उन्हें परेशान किया जा रहा था। मानसिक दबाव के चलते नितिन देसाई ने आत्महत्या की। नेहा की शिकायत के आधार पर ही पुलिस ने ECL फाइनेंस कंपनी और एडवाइजर के पदाधिकारियों समेत 5 लोगों को नामजद किया। IPC की धारा 306 और 34 के तहत ये केस दर्ज किया गया। इस मामले की जांच खालापुर पुलिस कर रही है, ऐसा आपको अभी लता भी बता रही थी। पुलिस सुसाइड का सच खंगाल रही है, लेकिन क्या कर्ज की वजह से ही नितिन ने मौत को गले लगाया? पेच इसी सवाल पर है। आमिर खान जैसे सुपरस्टार नितिन के दोस्त थे। दोस्ती सुधीर साल्वी से भी थी, जो लालबाग गणेशोत्सव के सचिव हैं। जाहिर है दोस्तों से नितिन दिल की बातें जरूर शेयर करते होंगे। हमारी संवाददाता लता ने जब दोनों से बात की तो देसाई की आत्महत्या को लेकर वो दोनों भी हैरान नजर आए। ये बहुत ही शॉकिंग खबर हमको मिली है। ट्रैजिक सिचुएशन में हम क्या बोल सकते हैं। नितिन जी ने तो बहुत काम किया है अपने करियर में और बहुत ही कमाल का काम किया है अपनी अलग अलग फिल्मों में। ही इज़ अ वेरी वेरी क्रिएटिव पर्सन, वेरी पैशनेट पर्सन अबाउट हिज वर्क। मेरी लास्ट मीटिंग उनके साथ हुई थी, उनकी बेटी की शादी थी जी। उसके कुछ महीने पहले वो मुझसे मिलने आए थे। मैं शूटिंग कर रहा था तो मुझे इनवाइट करने आए थे वो। तो हम लोग करीब 1.5-2 घंटा बैठ के बातें कर रहे थे। मुझे तो बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे। 2 दिन पहले ही दादा हमारे साथ में थे, मगर ऐसा कुछ लगा नहीं हमको कि ये चीज़ में ऐसा कुछ दादा के ऊपर तनाव होता, ऐसा कुछ नहीं लगा। 3 घंटा हम लोग साथ में थे। उनकी टीम थी, हमारी टीम थी। जरा भी हमको लगा नहीं कि डिप्रेशन में थे करके। जिंदा दिल इंसान थे।
नितिन देसाई का पुराना याराना चौकेश भारद्वाज से भी था। चौकेश की आर्ट के चलते उनके साथ मुलाकात होती रहती थी क्योंकि वो भी आर्ट डायरेक्टर हैं। नितिन ने उनको कला के कई गुर सिखाए, जिंदगी के भी कई गुर सिखाए। चौकेश से भी हमने पूछा कि चौकेश साहब, आपको लगता था कि इतने मानसिक दबाव में है, नितिन के सुसाइड की वजह क्या हो सकती है? तो चौकेश भी जो है वो हैरान नजर आए। वो जितने इंटेलिजेंट थे, जितने वो मेरे ख्याल से अजूबा थे, और मैं उनके पास 89 में आया था और मैं 99 में मैं उनसे अलग होके एज एन आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। लेकिन वो मेरे गुरु हैं, हमेशा रहेंगे, और कभी भी हारते नहीं थे वो। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि कभी ऐसा कुछ कदम वो उठा सकते हैं। सब कहते हैं नितिन हार मानने वाले नहीं थे, चुनौतियों से घबराते नहीं थे, वो दूसरों के लिए प्रेरणा थे। उनके दोस्त और चाहने वाले तो यही कह रहे हैं। पिछले 36 साल से नितिन ने हर छोटे बड़े कलाकार के साथ काम किया, कई लोगों की जिंदगी बनाई, कई लोगों को काम दिए। चर्चा तो ये भी हो रही है कि नितिन देसाई को अब बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा था। और इतने मशहूर आदमी को काम क्यों नहीं मिल रहा था? मुद्दा सियासी गलियारों में भी गूंज रहा है ये कि काम क्यों नहीं मिल रहा था। बॉलीवुड में बायकॉट का भाई कौन है, ये भी पूछा जा रहा है। ये बॉलीवुड का भाई कौन है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने सभागृह में इस बारे में जानकारी दी है, कहा है कि इस बारे में पूरी जांच होगी और इस पूरी जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी लोगों के सामने आएगा। वैसे बायकॉट वाले एंगल की जांच होनी चाहिए और होना जरूरी भी है। नितिन देसाई बहुत मिलनसार आदमी थे, किसी ने कोई उससे दुश्मनी नहीं रखी और ना ही वो किसी से दुश्मनी रखते थे। कई बड़े एक्टर, डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम किया। नितिन ने कई लोगों की ज़िंदगी बनाई। कई लड़के छोटे शहरों से आते हैं जो मुंबई में बड़े सपने लेके आते हैं, और देसाई उनसे दिल की बातें किया करते थे, उनके दिल में जगह बना ली थी। जिनको नितिन दिल का हाल सुनाते थे, आज वो मायूस हैं, निराश हैं। ऐसा कुछ भी था नहीं कि आर्थिक तंगी की। आप देख रहे इतना बड़ा एम्पायर एक आदमी ने, जो मराठी आदमी ने किया था, हो ही नहीं सकता कि पैसे के लिए ये सब कुछ हो सकता है। तो सवाल ही नहीं है पैसे का। लालबाग का काम जो चालू है, और अभी फ़िलहाल में ही संडे को जो मीटिंग थी और दादा के साथ सब बातें हो रही थी कि आगे कैसे करना है, क्या करना है। और दादा वैसे नॉर्मली जैसे कैजुअली जैसे ऑर्डर आते हैं वैसे हम फॉलो करते थे पूरी टीम, और उसी तरह वैसे नॉर्मली थे दादा। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये दादा कदम उठाएंगे। जो भी दुख थे वो कभी किसी के सामने लाते नहीं थे। मतलब हमें तो एंड तक 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी उनसे, तो उस दिन तक मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब उनके चेहरे से ऐसा कभी मतलब ये नहीं हुआ। इंसान अगले पल क्या कर जाए ये वही जानता है। कई लोग अपने मानसिक तनाव को चेहरे पर नजर नहीं आने देते। शायद नितिन देसाई ऐसे ही शख्स थे। लेकिन इस देश में एक कड़वा सच ये है कि कर्ज की मार ये सब करवा देती है। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो कर्ज के जाल से बचा हो। घर चाहिए तो कर्ज, कार चाहिए तो कर्ज, प्रोजेक्ट चलाना है तो कर्ज। कई बार तो दाल रोटी का जुगाड़ करना हो तब भी झोली फैलानी पड़ती है। और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक मार्च 2022 से मार्च 2023 तक देश के अलग अलग बैंकों ने जिन लोगों को कर्ज दिया, उन लोगों में 137 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बंटा। इनमें बिजनेसमैन से लेकर आम ग्राहक तक हर वर्ग के लोग शामिल थे। ये वो लोन हैं जो कागज पर हैं, जिनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इनकी पूरी एंट्री होती है। लेकिन हमारे देश में इनफॉर्मल लोन का भी चलन है, यानी साहूकार, जानकार, रिश्तेदार, करीबी, इनसे भी कर्ज ले लिया जाता है। जैसे कहते हैं पर्सनल लोन ले लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 41 लाख करोड़ रुपए इस तरह के कर्ज में दिए जाते हैं, जिनका पुख्ता तौर पर ना कोई कागज बनता है ना रसीद। कर्ज ना चुका पाने की वजह से कई लोग सुसाइड कर जाते हैं। इसके आंकड़े भी हमने जुटाए। 2021 में 6,361 लोगों ने सुसाइड किया, जबकि 2020 में 5,213 लोगों ने कंगाली के चलते आत्महत्या की। ये हमारा नहीं, एनसीआरबी का डाटा है, उनके आंकड़े हैं। कर्ज जीवन का हिस्सा हो सकता है, मतलब कईयों का ये हिस्सा होता भी है, कई मजबूरी में लेते हैं। लेकिन हमारी अपील ये है कि इसे अपनी जिंदगी पर हावी ना होने दें।
कमजोर न पड़े इसके सामने। कर्ज की वजह से कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसके चलते आपके परिवार को बाद में पछताना पड़े। इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट में लोन से जुड़ी कुछ अहम बातें आप समझ लीजिए और मैं इनको बड़ी आसान भाषा में आपके लिए लेकर आया हूं। आप जब भी किसी से कर्ज लेते हैं, 2 EMI नहीं चुकाते हैं तो बैंक रिमाइंडर भेजता है। आपने बैंक से लोन लिया, 2 EMI नहीं गई, रिमाइंडर आएगा। तीसरी किस्त नहीं दी तो कानूनी नोटिस और फिर चेतावनी आएगी, भैया आपकी 3 किस्त नहीं दी गई है। पेमेंट नहीं करने पर डिफॉल्टर घोषित होंगे। अगर तीसरी भी नहीं करते हैं तो वो कहेंगे भी ये तो बंदा डिफॉल्टर हो गया। रिकवरी के लिए बैंक अपने एजेंट भेजता है, क्योंकि उनको लगता है ये आदमी कुछ भी नहीं कर रहा, ना अपीयर हो रहा है, तो इसलिए वो एजेंट भेजता है। अब कई लोगों की शिकायत रिकवरी एजेंट को लेकर रहती है और उनके रवैये को लेकर तो अक्सर पुलिस के पास और कोर्ट में मुकदमे पहुंचते हैं। कुछ केस तो ऐसे भी आए हैं जिनमें रिकवरी एजेंट धमकी दे रहे थे, मारपीट की शिकायत भी पुलिस से की गई। सवाल यह है कि रिकवरी एजेंट धमकी दे, गलत व्यवहार करे आपके साथ, तो आप क्या करें? ऐसी सिचुएशन में आप लोन रिकवरी एजेंट और बैंक को लेकर सीधे पुलिस से शिकायत करें कि भैया ये मानसिक दबाव डाल रहा है, ये तनाव दे रहा है। लोन की किस्त नहीं चुका पाना सिविल विवाद के दायरे में आता है, इसलिए डिफॉल्टर के साथ कोई मनमानी नहीं की जा सकती। लोन रिकवरी के लिए बैंक अधिकारी या रिकवरी एजेंट डिफॉल्टर ग्राहक को सुबह 7 बजे से लेकर मॉर्निंग में 7 और शाम के 7 बजे के बीच ही कॉल कर सकता है। ये नहीं कि कभी भी उठा के फ़ोन कर दिया। इसके बाद कानूनी तौर पर कोई कॉल नहीं हो सकती। अगर बैंक एजेंट भेजता है, वो आपके घर पे आ गया, आपके दफ्तर में आ गया, रास्ते में मिल गया, तो आप ये नोट कर लीजिए कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही रिकवरी एजेंट आपसे सवाल जवाब करने आ सकता है या कुछ कहने आ सकता है। अगर बैंक अधिकारी या रिकवरी एजेंट इन नियमों को तोड़ते हैं तो ग्राहक यानी आप और मैं इसकी शिकायत पुलिस से या RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी कर सकते हैं। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, चुनौतियां तो जिंदगी में आती रहती हैं, लेकिन इनका हल खुदकुशी नहीं है। ऐसा किसी को हरगिज नहीं करना है और ना ही करना चाहिए। हम अपील कर रहे हैं, हर एक से कर रहे हैं। कर्ज लौटाने में देर हो सकती है, परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन सूझबूझ से समाधान निकाला जा सकता है, क्योंकि डर के आगे जिंदगी है, जीत है। आज के एक्सक्लूसिव में अब मैं आपका ध्यान एक ऐसे मुद्दे पर लेकर जाना चाहता हूं जो पूरे देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। कानून और संविधान ने जिस खाकी को हमारी सुरक्षा का जिम्मा दिया है, उस पर अचानक हमले क्यों बढ़ गए हैं? मणिपुर से लेकर नूह तक और कोलकाता से लेकर फिरोजाबाद तक पुलिस से पब्लिक भिड़ने क्यों लगी है? ये कोलकाता की मशहूर डायमंड हार्बर रोड है। सुबह यहाँ पब्लिक और पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। हिंसक भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज भी किया। हिंसा की इन तस्वीरों के पीछे वजह सड़क हादसे में बच्चे की मौत थी। सुबह करीब 7 बजे बेहाला के बारिशा इलाके में 7 साल के स्टूडेंट को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर भीड़ का गुस्सा भड़क गया। पुलिस ने गुस्साई भीड़ को काबू करने की कोशिश की तो हालात और बिगड़ गए। अब आपको कोलकाता से करीब 1300 किलोमीटर दूर यूपी के फिरोजाबाद की खबर बताते हैं। गुरुवार देर शाम चंद्रपुर गांव से विवेचना कर लौट रहे सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार मिश्रा को गोली मार दी गई। आज पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने
अपने साथी को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। लेकिन कातिल कौन था अभी तक पता नहीं चल सका। बिहार और राजस्थान में भी खाकी पर हमला हुआ। 3 अगस्त की रात बिहार के मौडिया गांव में लोगों ने पुलिस की टीम पर अटैक कर दिया। शराब की सूचना पर रेड मारने पहुंची पुलिस को लेने के देने पड़ गए। एसएचओ समेत 7 पुलिस वाले घायल हुए। चौंकाने वाली बात यह है कि 2 तारीख को भी बिहार के बलिहार में ही गांव वालों ने पुलिस टीम पर हमला किया था। राजस्थान के जोधपुर में भी खाकी को टारगेट किया गया। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर बस्ती वालों ने पथराव किया। सिस्टम और पावर, खाकी का मतलब आम जनता के लिए यही होता है। लेकिन मणिपुर से नूह तक जो घट रहा है और जो घटा है वो परेशान करने वाला है। मणिपुर में हालात फिर से बिगड़ रहे हैं। बिष्णुपुर में आईआरबी यूनिट की चौकियों पर भीड़ ने हमला कर दिया। गोला बारूद और हथियार भी लूट लिए। 31 जुलाई को नूह में हिंसा हुई। 2 होमगार्ड जवान शहीद हुए और डीएसपी एसएचओ समेत तकरीबन 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये ठीक नहीं है। कोलकाता, मणिपुर, यूपी, बिहार, हरियाणा, आखिर यहाँ ये हो क्या रहा है? कानून के रखवाले ही सुरक्षित नहीं है तो फिर संवैधानिक व्यवस्था कैसे कायम होगी? जानते हैं, बीते 3 साल में दंगे या फिर भीड़ के हमले में 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मचारी अपनी जान गंवा चुके हैं। कितना बड़ा आंकड़ा है ये। 2019 में मौत का यही आंकड़ा 1054 होता था और 2020 में 616 और 2021 में कुल 481 पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान मौत या फिर दंगे में किसी भीड़ का शिकार बने। हमने देश में जाने माने पुलिस ऑफिसर से इस बारे में बात करना ठीक समझा भी ये हो क्यों रहा है। आईपीएस अधिकारियों से भी बात की जो पहले बड़े बड़े रैंक्स पर रह चुके हैं। उनसे हमने सवाल पूछा कि पुलिस और पब्लिक के बीच संघर्ष का ये सिलसिला अचानक बढ़ क्यों रहा है। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह अपने आप को नहीं दर्शाती हैं, वो दर्शाती हैं स्टेट को कि लोगों का गुस्सा जो है एज सच पुलिस पे या पैरामिलिट्री फोर्स पे नहीं होता है। वो तो बिना मतलब के उसमें फंस जाते हैं। टारगेट होती हैं गुस्सा दिखाने का, या सही या गलत जैसा भी है, स्टेट पावर को, गवर्नमेंट को, और उसका जो टूल जो है वो पुलिस है, उसको पड़ जाती है। वर्दीधारियों के ऊपर आक्रमण एक अत्यंत जघन्य अपराध है। इसको पहले के युग में मज़ाहिमत कहा जाता था और शासन प्रशासन की पूरी ताकत लगा दी जाती थी ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके ऐतिहासिक दंडात्मक कार्रवाई हो और सज़ा ऐसी दिलाई जाए जिससे कि आने वाले समय में कोई दुस्साहस न करे वर्दीधारियों, पुलिसकर्मियों और थानों पर आक्रमण करने का। यहाँ एक सवाल और, अवैध शराब, हथियार या गैर कानूनी गतिविधियों के इनपुट पर छापा मारना पुलिस के लिए जानलेवा क्यों होता जा रहा है? पिछले 2-3 साल की अगर बात करें तो 2020 में हमारे देश में कुल 526 पुलिसकर्मी ऑन ड्यूटी मारे गए, शहीद हुए। इनमें से 21 की जान अपराधियों ने ली, 36 की टेररिस्ट ने ली और 59 की नक्सलियों की वजह से ऑन ड्यूटी शहादत हुई। 2021 में यह आंकड़ा थोड़ा घटा। 427 पुलिसकर्मी ऑन ड्यूटी जान गंवाने वाले थे, यानी जिनकी जान गई। इनमें से 11 की अपराधियों ने हत्या की, 18 की आतंकवादियों ने हत्या की और 40 की नक्सलियों ने। यह आंकड़ा इसलिए भी परेशान करने वाला है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले इस देश में पुलिस पब्लिक का अनुपात बहुत ज्यादा है। देश में 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 152 पुलिस कर्मचारी हैं। देखिए कितनी हैरानी वाली, 1 लाख को 152 संभालते हैं सिर्फ। बिहार में पुलिस पब्लिक का रेशियो सबसे खराब है। वहां 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 75 पुलिस वाले हैं। बताइए अब आप। इसके बाद पश्चिम बंगाल और राजस्थान का नंबर आता है। यह सच है कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस पब्लिक रेशियो बहुत कम है। इसे मतलब ज्यादा नहीं तो कम से कम दुगना तो होना ही चाहिए। लेकिन क्या आंकड़े दुरुस्त करने से पुलिस और पब्लिक के बीच बिगड़ते रिश्ते दुरुस्त हो जाएंगे? कानून बहुत कड़ा है, तो सरकारी संपत्ति वो नुकसान किया है, वो पुलिस लोग को ऑन ड्यूटी वो लोग को मैनहैंडल किया है,
इसीलिए तो कड़ा आइन है, उसको मुताबिक कानून का मुताबिक वो एक्शन होगा। उससे मिस्क्रिएंट लोग को आइडेंटिफाई करेगा पुलिस लोग और उसको अरेस्ट करेगा। उसके बाद वो जो करना है वो करेगा। जिला कप्तान जो होते हैं एसपी, उनका पकड़ जो है थानेदार पर ढीला हो रहा है। पुलिस और पब्लिक के बीच जो रिलेशन होना चाहिए उसमें कमी आई है। सारे जिला कप्तान जितने भी जिला के एसपी हैं, सबसे मेरा यही है रिक्वेस्ट कि आपसे अपराधी, पुलिस से अपराधी डरे और शरीफ आदमी नहीं डरे। एक ही डंडा से दोनों को मत हाँकिए। आमतौर पर होता क्या है कि पुलिस वालों को मानसिक तौर पर ठीक रखने के लिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस होती हैं। मुझे लगता है कि जनता को भी थोड़ा ये सोचना चाहिए कि वो भी अपना स्ट्रेस पुलिस पर ना थोपे। और इतनी ज़्यादा लंबी ड्यूटी देते हैं, 75 लोग 1-1 लाख आदमी को अपनी सेवा दे रहे हैं, तो कम से कम पुलिस पर इस तरह का आप हमला करना, उनको तंग करना, उनकी गाड़ियाँ जला देना, ये इस तरह की हरकतें बंद करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। क्योंकि आप उनकी मनोदशा समझिए, उन पर कितना सियासी दबाव होता है इसको भी समझिए, और पुलिस भी मेरिट पर काम करे। आज अब आगे बढ़ना हमें, और वो है पब्लिक प्लेटफॉर्म की स्टोरी की तरफ। अब उस तरफ चलते हैं, वहां एक बड़ी शानदार खबर आपका इंतजार कर रही है। चीन की तिजोरी पर ताला, वो भी हिंदुस्तान वाला, कैसे लगेगा? पब्लिक प्लेटफॉर्म में आज इसकी पूरी ABCD समझानी है मुझे आपको। हुआ यूं कि एप्पल, HP, सैमसंग जैसी कंपनियों के लैपटॉप फिलहाल भारत में नहीं आएंगे। आप तो घबरा गए होंगे एकदम, ध्यान रखिए, धैर्य रखिए थोड़ा। अब पूछेंगे कि क्यों? क्योंकि सरकार ने इनके इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। इससे भारत में लैपटॉप और कंप्यूटर के दाम थोड़ा बढ़ सकते हैं, लेकिन असली चोट चीन के खजाने पर पड़ेगी। ये सब कैसे होगा और भारत का फ्यूचर प्लान क्या है, और आपको सस्ता कंप्यूटर और लैपटॉप कब मिलेगा? खबर आपके मतलब की है, इसलिए हिलना नहीं है, आपने देखते रहना है। बच्चों के स्कूल का असाइनमेंट या आपकी ऑनलाइन मीटिंग हो, या फिर फ्री टाइम में मूवी और वेब सीरीज का मजा, सबके लिए लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और टैबलेट्स आज की जरूरत है। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हर घर की सुविधा भी है और मजबूरी भी। इनके बिना गुजारा नहीं है, मगर सरकार का एक फैसला आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। लैपटॉप महंगा हो सकता है। हुआ ये कि अब हमारे देश में बाहर से लैपटॉप और कंप्यूटर जैसे आइटम आसानी से इंपोर्ट नहीं होंगे। केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। इसे लेकर DGFT यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अगर कंपनी को लैपटॉप इंपोर्ट करना है तो इसके लिए निर्माता के पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। अभी तक लाइसेंस की शर्त नहीं थी, इसलिए शिपमेंट यानी कंटेनर्स में भर भर कर लैपटॉप, PC भारत पहुंचते थे। मगर फिलहाल के लिए एप्पल, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और HP जैसी कंपनियों के लैपटॉप इंपोर्ट पर रोक लग गई है। देश की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को और देश के उपभोक्ताओं को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सरकार का यह निर्णय प्रधानमंत्री श्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के दृष्टिकोण को मजबूत करेगा। अब सवाल ये कि सरकार ने लैपटॉप, कंप्यूटर के इंपोर्ट को बैन करने का फैसला क्यों लिया? जवाब है चीन। चीन दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बड़ा एक्सपोर्टर है। उसके यहाँ कई बड़ी विदेशी कंपनियों के लैपटॉप, कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनते हैं और असेंबल भी होते हैं। चीन से ये सामान भारत और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होता है। भारत मेक इन इंडिया के जरिए चीन के इसी सिस्टम और मोनोपोली को तोड़ना चाहता है। विदेशी कंपनियां जो भारत को बहुत बड़ा बाजार मानती हैं, उनको अब हिंदुस्तान के अंदर आकर के अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना पड़ेगा, जिससे देश में इन्वेस्टमेंट का एक माहौल बनेगा। कुल मिलाकर के देखें तो इस निर्णय के बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक सामान का बाजार बहुत बड़ा है। कंज्यूमर्स करोड़ों हैं।
फेस्टिवल सीजन दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। कंपनियां इस टाइम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं, मोटा मुनाफा होता है, लेकिन बैन रहेगा तो धंधा कैसे चलेगा, बिक्री कैसे होगी? इसलिए कंपनियां लाइसेंस वाली कतार में लगने को तैयार हैं। हाँ, जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक सप्लाई नहीं होगी और इसका असर कीमतों पर पड़ेगा। लैपटॉप, कंप्यूटर, सर्वर सब महंगे हो सकते हैं। लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट्स हर घर की जरूरत है। इनका आयात रुकेगा तो सप्लाई घटेगी और डिमांड बढ़ेगी। असर दिखेगा उसका कीमतों पर, असर दिखेगा हमारे आपके जैसे जो करोड़ों लोग हैं उनकी जेब पर, लेकिन असर तो चीन पर भी नजर आएगा। 2022-23 में 44,143 करोड़ रुपए के लैपटॉप और कंप्यूटर इंपोर्ट हुए हमारे देश में, जिसमें 34,039 करोड़ का माल सिर्फ चीन से आया। 2021-22 में 61,038 करोड़ का इंपोर्ट हुआ, इसमें चीन की हिस्सेदारी 44,226 करोड़ की थी। 2020-21 में 39,340 करोड़ का इंपोर्ट हुआ, तब चीन से 39,153 करोड़ के लैपटॉप और कंप्यूटर यहां आए। कितना बड़ा आंकड़ा ये। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है। इस साल अप्रैल से जून के बीच में 1,63,000 करोड़ रुपए के लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदे गए। 2022 के अप्रैल से जून तक की अगर बात करें हम, तो इसमें इसके बीच में यानी 1,53,000 करोड़ रुपए के आयात के मुकाबले ये 6.25% ज्यादा है। आपको एक बात बता दूं, भारत विदेश से जितना सामान खरीदता है, चाहे वो लैपटॉप हो, टैबलेट हो और पर्सनल कंप्यूटर, उसका सिर्फ 1.5% है। और मतलब जो यहाँ पे होता है, सुनकर छोटा लग रहा होगा, लेकिन यही 1.5% उन विदेशी कंपनियों पर बड़ा असर दिखाएगा जिन्होंने अब तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाया है, जैसे एप्पल। भारत का लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर मार्केट 66,258 करोड़ का है। इसमें HP कंपनी का मार्केट शेयर 23% यानी करीब 15,023 करोड़ रुपए का है, जबकि एप्पल की हिस्सेदारी करीब 14% यानी 9,276 करोड़ रुपए की है। मतलब इन कंपनियों को मेक इन इंडिया वाले फॉर्मेट में आना होगा, नहीं आएंगी तो नुकसान उठाएंगी। एप्पल समेत कई कंपनियों के कई प्रोडक्ट चीन में असेंबल होकर भारत पहुंचते हैं। अगर ये भारत में ही बने तो फायदा हमारी इकोनॉमी को होगा। इसलिए केंद्र सरकार ने IT हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए मई में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI के तहत 17,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव का ऐलान किया। इससे IT हार्डवेयर प्रोडक्शन में 2,430 करोड़ का निवेश आएगा और 75,000 नई नौकरियों का मौका मिलेगा, हमें अवसर बनेगा। केंद्र सरकार मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रही है, ये उन्हें होना भी चाहिए। भारत में वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बने, विदेशी कंपनियों के कारखाने देश में लगें, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। 50-60 हज़ार रुपए से लेकर लाख 2 लाख वाले लैपटॉप सस्ते मिलने लगेंगे तो मज़ा तो आ ही जाएगा। वैसे मार्केट में 20,000 तक के लैपटॉप की एंट्री हो रही है, यानी ग्राहकों के पास चॉइस बढ़ जाएगी। अब वक्त हो गया आपके कमेंट्स का, जिसका आपको इंतज़ार रहता है। नूह हिंसा से लेकर महंगे टमाटर वाली स्टोरी हमने दिखाई थी और कई कमेंट्स आए हैं उस पर। कुछ कमेंट्स शेयर कर रहा हूं आपके साथ। हाँ जी, दिनेश जी क्या कहते हैं, नफरत के चलते यदि पलायन होता है तो ये शासक दल के लिए कलंक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कलंक है। लोकतंत्र में लोग ही सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र किस काम का। ऐसी स्थिति में शासन व्यवस्था की विफलता का परिचायक है। दिनेश जी, ये आपके ख्यालात हमारे तक पहुंचे थे, हमने दिखाए। ये कहते हैं टेस्ट मिलेट्स रेसिपीज, टमाटर नॉट यूज्ड, गुड फॉर हेल्थ। ये लिखते हैं गुरुप्रसाद जी, टमाटर की स्टोरी को लेकर जो हमने कहा था बहुत महंगा हो गया है। थैंक यू गुरुप्रसाद जी। अच्छा, शुक्ला साहब आ गए हैं। भटियाल जी, अरे आपने नाम ही गलत लिख दिया। ABP न्यूज़ पर रात 9 बजे आप जो नए तरीके से न्यूज़ पेश कर रहे हैं हमें बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। राजनीतिक विषय से दूर रहकर देश हित में सही मुद्दे से जनता के साथ तथ्यों को अवगत कराना काफ़ी सराहनीय कार्य है। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद अवधेश जी। अच्छा, आज थोड़े ही हैं
इसलिए कम दिखा पाते हैं हम, जिनके रह गए माफ़ी कीजिएगा। और एक छोटा सा ब्रेक लेके आ रहा हूँ और उसके बाद मणिपुर के लिए कैसे एक शांति का सुर निकला है कहीं से, उस शख्स से मिलवाएंगे। बड़ा शानदार शख्स है, आप इंतज़ार कीजिए, मैं ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहा हूँ। कॉर्टिसोल के बारे में सुना है आपने? हार्मोन है, घट बढ़ जाएँ तो टेंशन बढ़ा देते हैं, झगड़ालू भी बना देते हैं। आप कहेंगे ब्रेक से आने के बाद ये कैसी बातें करने लगा, लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए और अच्छे तरीके से व्यवस्थित रखने के लिए एक तरीका है, वो है संगीत। एक राजकुमार इसी की मदद से मणिपुर को अमन की राह पर लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखेंगे ना, आपको लगेगा कि वाकई बहुत उम्दा प्रयास है। ये है राजकुमार विक्रमजीत सिंह, मणिपुर के निंगथौजा राजवंश के चिराग। बांसुरी पर जब तान छेड़ते हैं तो समा बंध जाता है, लोग खिंचे चले आते हैं। राजकुमार विक्रमजीत सिंह संगीत की इसी शक्ति के सहारे मणिपुर को शांति का संदेश दे रहे हैं। तिरसठ साल के राजकुमार ने आधी उम्र पुणे में गुजारी, आज भी यहीं रहते हैं, लेकिन दिल मणिपुर में धड़कता है। राजकुमार विक्रमजीत का ताल्लुकात उसी मैताई राजघराने से है जिसने ब्रिटिश राज में कुकी को म्यांमार से बुलाया था। बहुत वक्त बीत चुका है, माहौल और रिश्ते बदल चुके हैं, लेकिन राजकुमार के पास वो पीस प्लान है जो सब कुछ ठीक कर सकता है। I will play for all the people of Manipur. Okay. I will play for Meitei, then I will play for Kuki also. When the musician from my heart, if I say something, they will definitely listen. दुनिया की समझ और संगीत की पकड़। विक्रमजीत 40 साल से बांसुरी पर सुर बांध रहे हैं। 250 से ज्यादा एल्बम आ चुके हैं, जिसमें सबसे मशहूर हुआ हिमालयन विस्पर। 2007 में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुआ था। मणिपुर के लिए शांति जरूरी है, हम भी यही चाहते हैं। जरिया संगीत बने तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। राजकुमार विक्रमजीत सिंह को हमारी भी ढेरों शुभकामनाएं। आज के शो में इतना ही। आपको आज की खबरें कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर देना है, मैं इंतज़ार करता हूँ। आगे ज़रूर देखिएगा, अखिलेश आनंद के साथ बागेश्वर सरकार, चौंकाने वाला अवतार। अभी टीवी पर एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं हम, और हमारी और आपकी मुलाकात अब कल नहीं होगी। पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार रात 9 बजे है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। एबीपी न्यूज़ के YouTube प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।